ताकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करके हमें पता लग जाएगा कि हमें कैसा भी क्वेश्चन आए वी शुड बी एबल टू डू, है ना। सो नाउ द क्वेश्चन इज विच हैज मोर एटम्स, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाउ? दोनों का गिवन मास तो सेम ही है। देखो नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालते हैं, n अपॉन एवोगैड्रो नंबर गिवन मास अपॉन H2। हाँ, अब ध्यान से देखो नंबर ऑफ एटम्स जो तुम निकाल रहे हो वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गिवन मास तो सेम है दोनों का, हाइड्रोजन का गिवन मास भी कितना है 1 ग्राम और कार्बन का भी कितना है, बट कार्बन का मोलर मास इज 12 एंड हाइड्रोजन का मोलर मास इज 1। तो जिसका मोलर मास कम है उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। मतलब बाय एंड सेम दिस कि अगर मान लो ये आपको एमसीक्यू में आया क्वेश्चन या आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में करना है तो आपको प्रॉपर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीधी सी बात बताओ, एक बीकर में वो चीज़ें ज़्यादा आएंगी जो हल्की हैं या वो चीज़ें ज़्यादा आएंगी जो भारी हैं? किसके नंबर ऑफ जो हल्की हैं, क्योंकि अब मान लो तुम्हारे पास 4 क्रेजी बॉल्स हैं और एक फुटबॉल है तो एक बीकर में 4 क्रेजी बॉल्स तो आ जाएंगी क्योंकि छोटी छोटी होती हैं, लेकिन फुटबॉल कितनी आएंगी सिर्फ, है ना। तो ये तो आप कंसेप्चुअली भी सोच सकते हो कि लाइटर अ थिंग मोर नंबर ऑफ एटम्स इट विल रिक्वायर, है ना। तो इसका आंसर क्या होना था 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दूसरे तरीके से जिसको समझना है कि अगर आप फॉर्मूले से भी देखो कि नंबर ऑफ एटम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो इस केस में अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन में कंपेयर करेंगे तो कार्बन का मोलर मास इज 12, हाइड्रोजन का मोलर मास इज 1। तो उस हिसाब से भी नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा किसके अंदर होने चाहिए, हाइड्रोजन। हाउएवर अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट। जैसे सबसे पहले आप 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे, n अपॉन Na इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ एटम्स n निकालते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट नंबर 6.022 गिवन मास इज 1 ग्राम एंड मोलर मास इज 1 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन में कितने आ गए, जितना एवोगैड्रो नंबर होता है दैट इज 6.022 × 10⁻23। अब ये तुमने हाइड्रोजन के लिए निकाल ली, ऐसे ही तुम किसके लिए निकालोगे 1 ग्राम कार्बन। कार्बन के लिए फिर से वही n अपॉन Na, ये n नंबर ऑफ मोल्स की तरफ से लिख देना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगेन हमें n कैलकुलेट करना है, Na is 6.022 × 10⁻23, गिवन मास इज 1, मोलर मास इज 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 6 जाएगा, 6 1/2 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर हम कंपेयर करें तब भी पता लगता है कि हाइड्रोजन है मोर नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन के कार्बन से नंबर ऑफ एटम्स। आई थिंक वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। हाइड्रोजन तो H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता ना, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मोलर मास हमें 2 लेना चाहिए, तब भी ज़्यादा इजी। तो अभी हमारे पास 1 ग्राम ले रहे हैं हम, 1/10 लिखेंगे मतलब 10 क्योंकि 1.0 है ना, तो 1.0 या 10 ही बन जाएगा। आप तो पॉइंट हटाओगे तो 0 से 1 ही होगा ना, वो ठीक है। मोलर मास छू लेना, उसे यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 3 आ जाएंगे, फिर भी हाइड्रोजन के ही साथ है। बट वैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही H2 है ना, हाइड्रोजन नेवर एग्जिस्ट एज H, वो कभी भी नेसेंट फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप उसका एटॉमिक मास नहीं ले सकते, उसका मॉलिक्यूलर मास ही लेना पड़ेगा 2। फिर भी उसका ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन का अगर आप H2 की फॉर्म में 2 भी लेते हो तब भी उसके 6/2 कितने नंबर ऑफ एटम्स बन रहे हैं, 3 × 10⁻23, जबकि कार्बन के सिर्फ कितने बन रहे हैं 0.5। तो इन एनी केस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़, ये पूरा ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल के एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं, यू विल हैव टू शो। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जा रहे हो, आप सिंपल देखोगे द लाइटर द सब्सटेंस मोर नंबर एटम्स इट विल रिक्वायर, तो उसमें आप इसको टिक कर दोगे 1 ग्राम हाइड्रोजन। तभी ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है,
मैंने हेडिंग ही कॉन्सेप्चुअल इसलिए रखी क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, नोट एवरीथिंग यू हैव टू नोट, सॉल्यूशन जरूर नोट करो क्योंकि जितना होल कंसेप्ट लिखोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। Next, calculate the number of moles in all of these. Easy है, सबका वॉल्यूम गिवन है और इट्स नॉट गिवन एसजीपी, तो बाय डिफॉल्ट हम एसजीपी मानेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है जब वॉल्यूम गिवन हो? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो फर्स्ट पार्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे? 44.8 ओवर 22.4। सेकेंड पार्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे? 89.6 अपॉन 22.4 इज 3 और 4 है ना, 33.6 लीटर ओवर 22.4, it will be 1 6 8 112, this is 84 and this is 56 42 28 21 14 3 by 1.5 and last 11.2 divided by 22.4 is 0.5, 1 by 2 which is 0.5। सिंपल है, सेम फॉर्मूला लग रहा है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, बिकॉज ऑल द वॉल्यूम आर एट एसजीपी। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट यही मानना है कि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर? 273 Kelvin and what is standard pressure? 1 atmosphere. Okay, and you should also know कि 1 atmosphere is equal to 760 mmHg. 1 atmosphere is equal to 10 की power 5 Pascal. 1 atmosphere. चलिए हम ओके, फर्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मास इन 11.2 लीटर। अब देखो इस केस में वॉल्यूम गिवन है बट अभी नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे, एक बार नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं और एक बार हमें मास पूछा है। तो जो हमारा मास का फॉर्मूला होता है n अपॉन Na इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो जब हमें मास निकालना है तो हमें इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, मास पूछा है, और एक बार हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो हमें इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। देख रहे हो यूटिलिटी मास्टर फॉर्मूले की? एक बार करते हैं, ट्राई करो, एक बार करो ट्राई, एक बार मास निकालो और वॉल्यूम गिवन है और एक बार नंबर ऑफ एटम्स निकालो।
मैथ्स के अर्चना मैम के पास जाना है, उनका रूटीन से बैच माइनस का भी पढ़ाया है माइनस तो INCC में पढ़ाते हैं मैथ्स से मेरे पास ही बैठे हैं। Athens 13 and 10 is 22. एटम्स कितने आ रहे हैं? 13 into 30. 30 n upon na volume upon 22.4 liter so number of atoms निकालने हैं एवोगैड्रो नंबर is volume is 11.2 over 0.5 आ गया. हाँ ये 0.5 हो गया 0.5 into 6.02 into 10 is 0.3. तो 3 हो गया ना 3 into 10 is 6 into 5 30 हुआ ना. 5 this is 1 upon 2 5 by 10 हो जाएगा ना 0.5 क्रॉस. अच्छा तुम 30 into 10 की पावर 1/2 आएगा तुम पावर से मेरी पावर से 23 आ रही है तुम्हारी 22 आ रही है ओके है ना 3 अब इसमें तुमने नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए ये वाला मास्टर फॉर्मूला यूज किया जस्ट अंडरस्टैंड द यूटिलिटी के मास्टर फॉर्मूला कितना इजीली अपने लिए यूज कर सकते हैं कि अब मुझे गिवन मास निकालना है तो मैं ये वाला पार्ट यूज करूँगी गिवन मास मुझे निकालना है मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4 वॉल्यूम इज 11.2 over 22.4 तो गिवन मास कितना आ गया 1/2 into 4 which is 2 ग्राम नेक्स्ट में अगेन आपको वॉल्यूम भी निकालना है मास भी निकालना है मोल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड गिवन वॉल्यूम अपॉन अब मैं एक बार मास निकालने के लिए इसको इक्वेट कर दूंगी मुझे मोल्स गिवन है तो गिवन मास मुझे निकालना है मोलर मास होगा 32 होगा डू नॉट टेक 16 एक ऑक्सीजन का होता है एंड ऑक्सीजन O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है O2 सो मैनी अ टाइम्स व्हाट स्टूडेंट मेक मिस्टेक इज कि वो O2 का मोलर मास कितना ले लेते हैं 16 बट इट इज ऑलवेज 32 या तो यहाँ से आपके पास गिवन मास कितना आ जाएगा 64 ग्राम राइट एंड ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के साथ फॉर्मूला रिलेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर नंबर ऑफ 43.8 वॉल्यूम हमें निकालना है 44.8 44.88 so this is done now coming to third it's getting recorded चल रहा है ना थर्ड फाइंड द नंबर ऑफ मुझे सब जो यहाँ बैठे हैं उनके क्लास में सबके बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स कराने हैं हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक दैट एक एक क्वेश्चन मैंने कल भी मोल कंसेप्ट का होमवर्क इसीलिए नहीं दिया था बिकॉज मुझे था कि मैं पहले अपनी तरफ से क्लास में सारे करवा लूँ उसके बाद जो मैं घर के लिए मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन दूँगी जितने भी होंगे अपने आप को ये नहीं कि तुमसे नहीं हुआ तुमने झूठ में ऐसे ChatGPT से देख लिया या गूगल से देख लिया या आपसे नहीं हुआ तो उसको डाउट लेके आओ पूरा एंड तक क्लियर करो क्योंकि अभी जितना तुम डीप में क्लियर कर लोगे उतना तुम्हें एग्जाम से पहले प्रॉब्लम नहीं आएगी आई रियली वांट टू मेडिकल में तो मेडिकल में टॉप करना है सबके अपने अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 into 10 raised to 20. पहले वही मास्टर फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा एवोगैड्रो नंबर वॉल्यूम गिवन है अपॉन 22.2 तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अब देखो बार बार करने से हाथ खुल रहा है कि हाँ पता ही है कि यही करना है ना दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिस कि जितना बार बार प्रैक्टिस करोगे आपके हाथ खुद ही कर रहा होगा तो मेरे को आपको लगेगा कि मैं तो दिमाग में नहीं यूज कर रहा हूँ कितना आ गया 3 into 10
लग रहा है पता? लास्ट खुद करो, मैं कोई हेल्प नहीं कर रही, आराम से बस अपना अपना सॉल्व करो। किसी ने जब हो जाएगा तो बोलना नहीं है, मैं जिससे पूछूंगी वही बता। ट्राई करो। गिवन मास निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, एटॉमिक मास भी गिवन है। ट्राई योरसेल्फ एवरीबॉडी। अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हो, उससे ज़्यादा आंसर डिफरेंस नहीं आएगा। 64.8 अंशिका इधर आ जाओ। कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? जब मास पूछे तो गिवन मास वाला लगेगा, है ना? जब वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम वाला लगेगा। जो गिवन है और जो निकालना है उन दोनों को देखना है। अब जैसे इसमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और निकालना क्या है? गिवन मास। तो नंबर ऑफ एटम्स और गिवन जो हम आगे उधर करते हैं ना, n/n में गिवन मास हाँ ये वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स गिवन है ना, और निकालना क्या है? ऑब्वियसली एक चीज गिवन होगी और एक चीज पूछी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स 10⁻21 है, एवोगैड्रो नंबर तो वही है, × 10⁻। गिवन मास हमें निकालना है अपॉन 64 में। कितना है गिवन मास? ऐसा है जैसे 64 उधर गया, नीचे 6 ले लो, 10⁻21 और यहाँ पे 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स 10⁻21 गिवन थे, है ना? एवोगैड्रो नंबर 6 × 10। गिवन मास हम निकाल के गिवन मास, तो मैं गिवन मास को निकालने के लिए 64 साइड ले जाऊँगी। तो क्या बन जाएगा? 64 × 10⁻। अब ये वाली 21 पावर नीचे कैंसिल भी हो जाएगी, तो नीचे ऊपर जाके 10⁻² -2 हो जाएगी। और ये 64/6 2 के टेबल पे कटेंगे, 22/3। इसकी वैल्यू आएगी 1.6 10.6 × 10⁻²। यानी कि अगर हम -2 माने के 0.106 ग्राम, या तो आप ऐसे लिख दो 10.6 × 10⁻²। बट 32/3 is 10.6। 32/3 30 अगर -2 पे छोड़ दे तो मार्क्स कटेंगे। नहीं, वो भी ठीक है। 10.6 की आदत हो जाएगी ना। तो आपका आंसर 10.6 × 10⁻² आ रहा है, विच इज करेक्ट। वैसे मैं
सी दिस इज द फिजिक्स बुक है ना. सो बुक में तो टोटली प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस आती है. तो अगर आप मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम प्रैक्टिस देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3 में भी ये नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें एक ही पार्ट होगी, 4 पार्ट होंगे मोल्स के और ये पूरी प्रैक्टिस शीट है. अब आई थिंक मैंने आपको उस लेवल तक मैं आपको ले आई हूँ कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यू कैन जस्ट मार्क इट एज अ डाउट. ठीक है. तो इसमें हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन है. ठीक है. 25 1 2 में तो नहीं होंगे. तो आज मैं आपको 1 to 10 बोलूँ. यू हैव टू ट्राई 1 to 10. मैं क्या करूँगी, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर दूँगी बट डेली आके जो भी आपके मोल कंसेप्ट में डाउट्स हुआ करेंगे वो ले लिया करेंगे. तो चाहे हमें 2-3 दिन लग जाए डाउट्स लेते लेते, साथ साथ हमारा मोल कंसेप्ट भी रिवाइज होता रहेगा और न्यू टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो आज हमने कितने क्वेश्चन ऐसे करके आने हैं 1 to 10 एंड वी मेक श्योर कि 25 की 25 प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस हमारे आज से कंटिन्यूसली करनी होनी चाहिए. हाँ, बुक हो ना हो मैं आपको सारा वर्क व्हाट्सएप बुक पे एज अ PDF भेजा करूँगी क्योंकि कई बार नहीं होती बुक साथ में तो आप फोटो ले. What is the question? Find the ratio of number of oxygen atoms in 16 gram of 16.0 है. 16.0 16.28.0 and 16. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की वो भी रिलेशन है. Number of oxygen atoms. But ratio of number of oxygen atoms in this. तो पहले तो number of oxygen atoms निकालो. हाँ, n upon is equal to given mass upon molar mass. अब यहाँ से n number of oxygen atoms नहीं निकल रहे, क्या निकल रहे हैं? हाँ, बोला था ना कि फॉर्मूले से क्या निकलते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और एटम निकालने के लिए into 3 करना पड़ेगा. into क्या करना पड़ेगा? 3. डायरेक्टली बन जाएगा क्यों नंबर ऑफ एटम्स से निकल रहे क्योंकि O3 is not an atom, it is a molecule. प्लीज बी कॉन्फिडेंट कि यहाँ से तो नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकल रहे, यहाँ से क्या निकल रहे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो कितने निकले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने निकले? एवोगैड्रो नंबर गिवन मास इज 16 एंड O3 का मोलर मास कितना होगा? 16 into 3 which is 48. तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने आ गए? 2 into 10 की पावर कितने आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 2 into 10 की पावर. बट ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए. ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए? 6 into 10. ये बात कितने बच्चों को समझ आती है? इजीली आ रही है ना? क्यों आ रही है? क्योंकि आपको क्लैरिटी है. तो गिवन टू चांसेस होती है. इट्स अ मॉलिक्यूल, इट्स नॉट अ एटम. तो जब हम मास का फॉर्मूला लगा रहे हैं वहाँ से n नंबर ऑफ एटम्स को भी रिप्रेजेंट करता है बट राइट नाउ इट इज गिविंग अस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3. ओके. नाउ कमिंग टू CO. अब सेकंड सब चांस C है मॉलिक्यूल तीनों की निकाल के ना रेशियो निकलेगी ऑक्सीजन एटम्स. अच्छा, तीनों की करके हाँ, तीनों में ऑक्सीजन एटम्स निकाल के फिर तीनों की रेशियो मतलब तीनों का रेशियो की फॉर्म में आंसर देंगे. अब CO में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें अपॉन एवोगैड्रो नंबर गिवन मास इज 28 ग्राम. मोलर मास कितना होता है CO का? 12 plus 16 which is again 28. तो यहाँ से हमारे पास CO के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? जितना एवोगैड्रो नंबर उससे 6.022 into 10 अभी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. बट इसमें ऑक्सीजन एटम भी इतने ही होंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1. तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO उतने ही आ जाएंगे जितने की मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि 6 into 10 की पावर 23. नाउ कमिंग टू 16 ग्राम ऑफ O2. सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकलेंगे
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा 22 एंड यहाँ से हमारे पास गिवन मास इज 16, मोलर मास इज 32। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 3 × 10 की पावर 23। ओके, बट ये तो मॉलिक्यूल्स आए हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना, हाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितने एटम से बना है, CO कोबाल्ट भी तो हो सकता है, नहीं वो O छोटा है। कोबाल्ट में एक तो पहले वो CO छोटा होता है, ठीक है, और अगर सच में कोबाल्ट होता फिर हम इसमें ऑक्सीजन एटम निकालते हैं कैसे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर बच्चे इसको कोबाल्ट कंसीडर करते हैं फिर तो इसमें ऑक्सीजन एटम भी नहीं निकाल सकते थे, तो वो फिर ये क्वेश्चन ही मतलब ना होता, और वैसे ही सिंबल छोटा होता है। हमने एक चीज गलत कर दी। क्या? नहीं ठीक है, मुझे लगा ये सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा एटम्स के लिए। 3 से मैं हाँ नहीं, यहाँ आपको मेरे को भी ऐसे लग रहा है 3 से कर 3 से नहीं वो बोला ठीक है फर्स्ट पार्ट। हाँ मैं सेकंड पार्ट की बात कर रही थी, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करा। 1 से करना ना, क्योंकि एक CO वो एक कितने हुए हैं, ऑक्सीजन एक ही और अब हमने निकालनी क्या है, रेशो। Ratio. लेट्स कैलकुलेट द रेशो। नाउ टू कैलकुलेट द रेशो। पहले में कितने आए ऑक्सीजन एटम्स, 6 × 10 की पावर इस 2, अगले में भी कितने आए हैं, सेम ही आए हैं। मैंने निकाल दिया था, मुझे क्या 1:1:1, ठीक है। अब चाहिए एडवांस क्वेश्चन है, हमने करा तो मास्टर फॉर्मूला ही है, लगाया तो हमने क्या है मास्टर, और उससे नंबर ऑफ एटम्स भी निकले, क्या निकले, नंबर ऑफ दिस n इज नंबर ऑफ एंड 10 टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स हमने अप्रोप्रिएट मल्टीप्लाई करा है, O3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया है, O2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, CO है तो 1 से मल्टीप्लाई करा है। सो योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, नो मैटर कि आप जेई लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, नीट लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप कर लोगे। अगर आपको मैंने आप ये थोड़ा है कि मास्टर फॉर्मूला है तो स्कूल के एग्जाम के लिए काम आएगा और जेई लेवल के लिए नहीं आएगा, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट इज द थिंग विच मैटर्स। ओके, तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, करें न्यू टॉपिक स्टार्ट। हाँ, स्टोइकियोमेट्री को एंड में करेंगे बिकॉज स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग एजेंट इज द लास्ट टॉपिक। अब तुम्हारी मर्जी, वांट टू स्टार्ट विद द लॉस, ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द लॉस। इजी है तो हाँ वो जल्दी हो जाएंगे। मोलैरिटी यूज करेगा मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक, उसमें फिर से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, तो अभी तो ऑलरेडी मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं हुए हैं, वो मिक्सिंग हो जाएगी। तो ऐसे करते हैं, अभी हम सीधा क्या कर लेते हैं, लॉस। बाय दैट टाइम हमारे मोल कंसेप्ट के 25 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तब तक मोलैरिटी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, ऐसे सही रहेगा। ओके, सो इन केमिस्ट्री whenever chemically substances combine they have to follow certain laws, है ना। जब भी केमिस्ट्री में कभी भी कोई दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं या कोई भी दो सब्सटेंसेस किसी भी फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, चाहे वो कंबाइन हो रहे हैं चाहे वो डिकम्पोज हो रहे हैं, तो दे हैव टू फॉलो सर्टेन लॉज, ठीक है, उन लॉज के अंडर ही वो रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो इन आर लाइक कोर्स वी हैव 5 लॉज, जिसमें से वैसे मेनली हमने फोकस फर्स्ट 3 लॉज पे करना है फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। 4th लॉ तो एनसीईआरटी से निकाल भी दिया, अगर आप लेटेस्ट एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, नहीं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, हाँ वो कैंसिल हो चुका है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस ओनली हमने स्कूल में जो 5 क्लास बताया वो है कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शंस और चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो। हाँ ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
आए हैं। जब भी साइंटिस्ट कोई भी चीज़ करते हैं, अगर उनको लगता है कि दे हैव क्रिएटेड सम प्रोडक्ट, हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या करते हैं, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछूं कि आपके पास एक कंपाउंड है CO प्लस H2O, बन गया CO2 प्लस H2, तो बेसिकली CO को ये ऑक्सीजन मिल गई, तो CO किस में चेंज हो गया, CO2 में, और ये H2 अकेले रह गया। दैट मीन्स अगर तुम बोल रहे हो कि तुमने CO2 और H2 क्रिएट कर लिया, हमने क्रिएट नहीं करा, हमारे पास ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड था और वाटर भी था, उन्हीं के एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ रीअरेंज करके उन्होंने नई चीजें बना दी, है ना। उसके बाद जितना मास आप रिएक्टेंट्स का लोगे उतना ही मास प्रोडक्ट्स का बनेगा। लाइक अगर आप रिएक्टेंट्स टोटल 10 ग्राम ले रहे हो तो आपका प्रोडक्ट 10.1 नहीं हो सकता या 10.2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप सपोज रिएक्टेंट 10 ले रहे हो और आपके प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं 10.1, फ्रॉम वेयर दैट 0.1 ग्राम केम, वो 0.1 कहाँ से आया, कैन वी क्रिएट, क्या हम क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप 10 ग्राम ले रहे हो और आपका 9 ग्राम रह गया, वेयर इज दैट 1 ग्राम, वेयर डिड इट गो। नो डाउट अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करोगे उसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप जितने न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स लेते हो, जैसे तुमने 10 ग्राम लिए लेकिन प्रोडक्ट में आपके पास 9.9 ही रह गए, तो वेयर दैट 0.1 ग्राम वेंट, इट वेंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट वेंट इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज बाद में एक लो आया था कि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, मास एंड एनर्जी आर, व्हाट इज द इक्वेशन जो एनर्जी और मास को इक्वेट करती है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी जिसमें बोला था कि अगर कोई मास किसकी स्पीड से चलने लग जाए, स्पीड ऑफ लाइट, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब इमेजिन करो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8, और अगर 1 ग्राम का भी मास है, अगर वो कितनी लाइट से मूव कर रहा है, 3 × 10 कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 3 × 10, जस्ट इमेजिन कि वो कितनी एनर्जी रिलीज करने वाला है, 9 × 10 की पावर 6। मतलब सोचो अगर हमारे घर में कितना कूड़ा इकट्ठा होता है, अगर उस कूड़े को E = mc स्क्वायर से हम कन्वर्ट करने लग जाए तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फॉर दैट इट हैज टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो चीज़ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होती है। तो बाद में ये चीज़ बोली थी कि कभी कभार हमें लग सकता है कि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम है, तो दैट मे बी प्रोबेबली बिकॉज वो जो मास लॉस्ट लग रहा है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इन्होंने थोड़ा सा इस लॉ को वो भी कर दिया था कि इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, उन्होंने इसको रीडिफाइन करा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass and that is the total mass and energy of the reactants and products is always same because mass can neither be created nor be destroyed. However, it can be converted from mass to energy and for that it can be there. तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत सिंपल है लेकिन इजी होने के बावजूद भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्वेश्चन 2 फॉर्म्स में आते हैं। या तो आपको क्या होगा कि कोई रिएक्टेंट गिवन होगा और प्रोडक्ट्स गिवन होंगे, रिएक्टेंट का मास गिवन है 2 ग्राम, दूसरे रिएक्टेंट का मास गिवन है 12 ग्राम, 10 ग्राम, C का गिवन है 5 ग्राम और D का निकालना, और ये गिवन है कि इट इज ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बोले कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। हाँ, तो अगर ये कंजर्वेशन मास फॉलो कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू mass of product, mass of reactants should be equal to mass of product. वंशिका मास ऑफ रिएक्टेंट कितना गिवन है 2 प्लस and it should be equal to 5 प्लस इसका x मास है ना, जिसका नहीं पता उसका हमने क्या मान लेना है x, बट ऑब्वियसली दोनों को इक्वल तो होना ही पड़ेगा, तो यहाँ से आप सिंपल निकाल सकते हो कि 12 माइनस 5 is 7. So this was a hypothetical example, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही आया था, इतना सिंपल 3 मार्क्स में, लेकिन बच्चे को क्वेश्चन को रीड करके रियलाइज ही नहीं हुआ था कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है। मतलब अभी मैं सारे PYQs इकट्ठे कर रही हूँ पिछले सारे क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि मैं एक बार मैंने देखा था कि क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था, क्वेश्चन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का था, बट उसमें मेंशन नहीं था कि यू नो सिंस इट ओबेज,
हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन को जो बच्चे छोड़ के आए ना, मुझे बोलते कि मैम ये क्वेश्चन ही नहीं हुआ। तो जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया, मैंने इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस यही तो दिखाना था कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कि उनका मास और जो रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल आ रहा है। और सिर्फ इतना लिखना था कि दिस डेटा इज ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट ना एक्सपेक्ट ही नहीं करके जाते कि इतना इजी न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो एक बार एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं क्या हो। मेरा देखो जरा एक बार एक स्टेटमेंट लिखे, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बिल्कुल ही सिंपल है, सो वी डोंट नीड टू डू मच डिस्कशन ऑन दिस। Statement is in all physical and chemical changes, in all, please try करो कि laws की statements as it is लिखो, do not change the wording. In all the physical and chemical changes, the total mass of the reactants, the total mass of the reactants is equal to that of products. In all physical and chemical changes, the total mass of the reactants is equal to that of the products. That is, matter can neither be created. That is, matter can neither be created nor be destroyed. Example. So suppose you are taking ice 10 gram. So how much water you should get? 10 gram only. It's a physical change. ऐसे तो कभी नहीं होगा कि बर्फ आपने 10 ग्राम की है और पानी 9 ग्राम ही मिल रहा है। तो फिजिकल चेंज में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। और अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है जैसे कि NaCl प्लस AgNO3 प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन जो आप करते हो, वहाँ से AgCl की नाइट्रिसिटी बनती है प्लस NaNO। तो इसमें भी जो आपका मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, मास ऑफ reactant, it will always be equal to mass of product. उसके बाद इसमें लिख दो, नोट लिख देना, नोट लिख देना, एक लाइन छोड़ के नोट लिख देना, like NOTE, note. Sometimes during the nuclear reactions, sometimes during the nuclear reactions, mass of the products is found slightly less than mass of the reactants this is because some of the mass may convert to energy E
This is known as law of conservation of mass and energy. This is known as law of conservation of mass and energy. That is total mass and energy of reactants and products are same during any physical and chemical change where mass and energy are interconvertible. So this modifies the law कि कभी कभी मास कम होता है तो it is probably because it must have converted to energy, and that is why they have just modified the law that it is no more law of conservation of mass, it has become law of conservation of mass and energy. जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना उसमें जो हम न्यूक्लियर रिएक्टेंट लेते हैं कई बार क्या होता है कि जैसे तुमने 10 ग्राम लिया यूरेनियम में, ठीक है, उसने रिएक्शन करी न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, तो उसमें से क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टेंट में तुमने 10 ग्राम लिया था है ना, तो जो प्रोडक्ट बना जो भी इसका रिएक्शन के बाद वो 9 ग्राम, तो वो 1 ग्राम कहाँ गया? वो कहते हैं कि वो जो एनर्जी निकली ना उसमें से जब बम्बार्डमेंट हुई फिजन हुई फ्यूजन हुई तो वो जो एनर्जी थी वो 1 ग्राम एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब जैसे मैं वही एग्जांपल दे रही थी ना कि अगर नॉर्मली आपकी हाउस होल्ड में चीज़ है 1 ग्राम फूड है उसको आप E=mc² में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि फॉर दैट मास हैज टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸। तो जब भी कोई मास की स्पीड से मूव करने लगता है 3 × 10⁸, then it follows this equation that E = mc²। अच्छा अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखो न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 4.9 ग्राम of KClO3, 4.9 ग्राम of KClO3 when heated produced 1.92 gram of codeine and residue which is KCl left behind weighs 2.96, left behind weighs 2.96. Show that these results follow. Show that अब तुमने इसमें वेरीफाई करना है। शो करने का क्या मतलब है? तुम पहले से नहीं लेके चल सकते that mass of reactant is equal to mass of इसमें तुम्हें पहले mass of reactant निकालनी है फिर क्या निकालनी है mass of product। अगर सेम आ गए फिर ये शो हो जाएगा that it obeys या it follows law of conservation of mass। तो सबसे पहले इक्वेशन अगर लिख सकते हो तो लिख लो कि वो KClO3 ले रहे हैं, एक मिनट इसको डिलीट कर दो। हाँ इट गिव्स KCl + O, वो तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 इट गिव्स KCl + O। बट हमें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको तो इक्वेशन इसलिए लिखनी है ताकि आपको पता लग जाए कि रिएक्टेंट कौन है प्रोडक्ट
तो कैसे पता लगेगा कि रिएक्टेंट कौन है? ऑब्वियसली KClO3 को हीट कर रहे हैं, तो KClO3 क्या होगा? रिएक्टेंट। और हीट करने पे एक तो वो O2 दे रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूस से पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट है। O2 क्या है? प्रोडक्ट। और जो रेजिड्यू होता है, जो लेफ्ट बिहाइंड होता है, वो भी प्रोडक्ट ही होता है। और इसके लिए रेजिड्यू क्या है? KCl। ठीक है, तो अब उन्होंने रिएक्टेंट कितना लिया है? 4.9 ग्राम। O2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1.92। O2 कितनी KCl कितना, सॉरी O2 is 1.92, O2 is 1.92 and how much KCl? 2.96। अब तुमने प्रूव करना है कि is it following the law of पहले मास रिएक्टेंट, पहले हम मास ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। रिएक्टेंट तो एक ही है, तो कुछ प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो जो रिएक्टेंट KClO3 है 4.9 ग्राम, वही मास ऑफ रिएक्टेंट आता है। कमिंग टू मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दो थे तो दोनों को हमने प्लस किया, एक था 2.96 और एक था 1.92। तुमने प्लस किया कितना आ गया? 4.88। राउंड ऑफ में नहीं करना, तुमने क्या लिखना है कि yes it follows the law of conservation of mass under the experimental limits। मतलब ये जो एरर आ रहा है ना, वो तो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की वजह से भी आता है। जब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इतना एक दो पॉइंट तो हमारी भी ह्यूमन एरर होता है, या हमारे पास क्या कहते हैं कई बार ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। तो अगर ये डिफरेंस आ रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल एरर्स की वजह से है। तो आप ये नहीं इसको हवा भी उड़ जाती है कोई। हाँ, तो फिर इस चीज़ को आप ये नहीं मान सकते कि ओबे नहीं कर रहा। आप बोलोगे कि यस इट ओबेज बट अंडर एक्सपेरिमेंटल एरर। हाँ, अंडर एक्सपेरिमेंटल एक और क्वेश्चन करते हैं कैसे डाल ये बिल्कुल ही और सिंपल है। तीनों सेक्शन इसको ये करेंगे। मैं कुछ और क्या बनना है? वाइस स्कूल से बच्चों की साइंस भी ज़्यादा दे देती है। बहुत ज़्यादा। उसका रीजन ये है, मैंने को काफी तरह से कहते हैं 9th 10th में जो तुम 11th में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये 9th 10th में उनको मॉल वगैरह पहले से आया है। तभी तो जब ये फर्स्ट आई थी तो उसको ऑलरेडी आता ही था, मतलब हर साल ही आता होता है क्योंकि ICSE वाले बच्चे करके आते हैं। और मेरे मतलब जो पहले का जो अपना बैच आया था कितने सारे बच्चे जो ICSE के हैं तो उनको आते ही था लास्ट ईयर भी। और CBSE को नहीं आता था तो फिर टीचर को फिर CBSE वाली पेज से पढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि अगर मैं ICSE वालों की पेज के साथ पढ़ाऊँगी CBSE वाला तो कि मैम मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो हम पढ़ाते तो बिल्कुल जीरो से ही हैं कि नहीं भी कुछ भी नहीं आता किसी को भी, बट ऑब्वियसली जिसको आता है उसको थोड़ा एडवांटेज तो होएगा ना। What mass of silver nitrate? What mass of silver nitrate will react with 5.85 gram? Will react with 5.85 gram. Please do this question on your own. Of NaCl to produce पहले इक्वेशन लिखनी है so that मैं देख सकूँ कि तुम्हें पता लग रहा है कि रिएक्टेंट्स कौन से लेने हैं और प्रोडक्ट्स कौन से लेने हैं। To produce 14.25 ग्राम of NaCl, 14.35 ग्राम of NaNO3 and 8.5 grams of sodium nitrate to produce AgCl given it follows the law of conservation of mass। मतलब ये given है कि ये law of conservation mass को follow करता है, तो that means अगर ये law of conservation of mass को follow करता है तो mass of reactant should be equal to mass of product। अब हमें verify नहीं करना, हमें ये मान के चलना है कि आप लिखोगे सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं
सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 will react with NaCl. 17 आ रहा है आंसर. Yes, 17 point पे आएगा. Okay, that's all. 17 exactly. Okay. What mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of NaCl to produce AgCl? How much? 14.35 plus NaNO3. How much? 8.5 gram. Since it obeys law of 18 आएगा 18 conservation of mass. Accuracy का टॉपिक आता है ऊपर में. Accuracy में वही significant figures हैं. हाँ वो आता है. हमें तो प्राय नहीं तुमने बोला वो बाद में करेंगे. Since it obeys law of conservation of mass of reactants should be. पता है क्या मेरे चैप्टर ऐसे है कि हर स्कूल में ना कोई टॉपिक पहले करा देते हैं, कोई टॉपिक बाद में. इट्स अ जनरल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ऐसा तो है नहीं कि सीक्वेंस में चलाना है. कोई मोल कंसेप्ट पहले करा देता है, कोई लॉस पहले करा देता है, कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड में करवा देता है. क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स अपने अपने में हैं. कनेक्टिविटी तो है, सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे हमने ले रखी थी. लाइक अगर हमारे पास कोई नंबर है इसमें नोटेशन नहीं है, वो नहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स एनसीईआरटी में है. एक बार चेक करना होगा. स्टार्ट करने के मैं कल बात होगी अगर मेरा वैसे ये रोज पर मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का मास हमें निकालना है. एक का हमें निकालना है, उसका हमें क्या यूज कर लेना है x. दूसरे का तो दोनों का यही रखना है. कितना आ रहा है 22.85. X की वैल्यू कितनी आ रही है 22.85 माइनस प्लस 5.85 which is तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मेथड्स तो ऐसे होंगे. आइदर आपको वेरीफाई करना होगा या आपको एक का निकालना होगा. तो सिंपल इक्वेशन है मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. हाँ बस लॉ लिमिटिंग रिएजेंट लॉ ऑफ डेफिनेट पे बात करना साथ में चेक कर देगा पिछले साल क्या कह रहे हो? मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट लॉ ऑफ डेफिनेट पे क्वेश्चन के साथ फिजिकल तो ये देखना 30 नंबर. फिर बाकी सुनो, आज मैं आपको 25 न्यूमेरिकल्स होंगे अगर कल संडे ऑफ है. अगर इफ यू विश टू लाइक डू 10 के बाद भी वो आपकी चॉइस है, बट मिनिमम आई विल चेक 1 to 10 ऑन मंडे.